वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिएगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन और यहाँ पर हम मैथ के सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा, उम्मीद करूँगा आपने जो अपना सेट लगाया होगा वो पूरे 60 मिनट के अंदर ही लगाया होगा, क्योंकि इस जो सेट है, पिछले सेट था 7वां, 8वां, 9वां और 10वां सेट। इसके अंदर क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, बस मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाई है, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन करना भी जल्दी सीख जाएँ। तो जो आप सेट लगाएंगे वो 60 मिनट का टाइमर लगा कर ही लगाना। तो देखते हैं सॉल्यूशन। अगर आपके कोई डाउट है तो यहाँ पे आपके सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो 31, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने 874.8 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या है। तो देखिए, मान लीजिए थोक व्यापारी की लागत कितनी है, 100 है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, 100 ईजी हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में सारा खेल है। अच्छा, अब थोक व्यापारी क्या कर रहा है, खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो यानी कि उसने खुदरा व्यापारी को 120% पर बेच दिया, 120 रुपये की, सॉरी, ठीक है। अब खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को 10% हानि के साथ बेचा। अब 120 का 10% कितना होता है, वो होता है 12। 12 की हानि पर बेचेगा तो वो इसको 108 में बेचेगा, ठीक है। अब ग्राहक को उसने 108 रुपये में बेचा है और एक्चुअल में उसने ग्राहक ने कितने रुपए चुकाए हैं, वो चुकाए हैं 874.8 रुपये। तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, सीधी सी बात है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिवाइड ही होगा, है ना। तो यहाँ पे 874.8 अपॉन में क्या है हमारा 108 आया, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी 1% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमको निकालना है थोक व्यापारी की लागत, जो कि हमने कितनी मानी है, 100 मानी है। तो इसको सोल्व करने के साथ साथ आपको 100 से गुणा भी कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इस पूरी कंडीशन को सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 810, ठीक है। अब सोल्व तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप इतना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, पी और क्यू क्रमशः 150 और 100 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिन में वे परियोजना का 60% को पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें। तो यहाँ पर देखिएगा, P है, ये Q है। P कर रहा है 150 दिन में और Q कर रहा है उस परियोजना को 100 दिन में। तो देखिए, हमको पूरा वर्क पता होना चाहिए कि वर्क कितना है। तो वर्क निकालने का क्या तरीका होता है, इनके बीच का जो एलसीएम होगा 300, ये हमारा टोटल वर्क है। अब वर्क टोटल हमारा 300 आ गया। तो देखिएगा, 50, 150 दूनी 300 और 100 दिया 300, और ये 2 और 3 क्या आई है, ये आई है इनकी एफिशिएंसी। आप कह रहा है कि जो पूरा हमारा वर्क है 300, उसका 60%, ठीक है, 300 का 60% डायरेक्ट कीजिए। अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 2 टोटल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसको फिर हम 5 से ही भाग कर देंगे। बस आपको इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से मैं कैंसिल करूँगा तो 12, और 12 से कितना होगा, 36 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहली थिंग, आयत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बट एक चीज़ आपको और समझाता हूँ, मान लीजिए ये है आपका आयत। आयत में जो लास्ट के चारों कोने होते हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि सब पे लास्ट में जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको दे रखा है एक विकर्ण दे रखा है आपको 26, ठीक है। और एक भुजा आपको कितनी दे रखी है, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, एक भुजा आपको कोई भी जो है वो 10 दे रखी है। अब आपको पहले इसकी चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने लंबाई 10 माना है, एक्चुअली हम चौड़ाई को 10 मान लेते हैं क्योंकि लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, तो हमको यानी कि लंबाई हमको निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि ये पाइथागोरस लगता है, क्योंकि अगर बीच में समकोण है तो ये विकर्ण है, तो ये पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस में क्या करेंगे, हम 26 का स्क्वायर करेंगे, जो कि कितना होता है 676, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा 100, और इसको हमने x माना है तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे हमको x निकालना है पहले, यानी कि हमको लंबाई निकालनी है। तो 100 इधर जाके 676 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 24 आ जाएगी। अब
24 यहाँ पे हमारी लंबाई आ गई, चौड़ाई हमारी 10 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सीधा कर दीजिए आप 24 गुणा 10 कितना होगा 240। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसको आपको मन में याद रखना है, आपको डायग्राम नहीं बनाना पेपर में। ठीक है, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि 34 देखिए कराने लायक क्वेश्चन नहीं है कि 2401 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं करवाने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें आप सभी संख्या आप जोड़ के ट्राई कर देना, है ना, कौन सा आप पूरी तरह से भाग हो रहा है, तो अपने हिसाब से कर लेना जो आपको ठीक लगेगा। इसमें मैं सोल्यूशन नहीं कराऊंगा। 35 यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिएगा, करते हैं इसका सॉल्यूशन पोस्टमार्टम। तो क्या कह रहा है कि जो अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करी। अब 25% को मैं 75 लिख सकता हूँ क्योंकि वो छूट है, तो है ना, तो उसे 5% का नुकसान होता है। तो 75 की वैल्यू कितनी है 95 की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी छूट दे रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हानि होती है वो 100 माइनस लॉस होती है। तो 95 हो गया ये। नेक्स्ट बोल रहा है यदि वो उस पर सिर्फ 10% की छूट पर बेचता, यानी कि उसको वो 90 पर बेचता, तो उसको कितने का लाभ या हानि होता। इसको आप x मान लो। समझ में आया इतना। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत ही शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 90 × 95, नीचे हमारा कितना आएगा 75 × x। देखिए 15 5 75, 15 6 90, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 5 5 × 45 और 19 6 कितना होता है 114। ठीक है, तो देखिएगा 100 से ये कितना अधिक है 14, तो 14% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 86 आता तो 14% की आपको हानि होती, क्योंकि 100 से ये 86 14 कम है, बट यहाँ पे 114 आया है तो 14 अधिक है, तो यहाँ पे आपका 14% आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको बता दी, आप इसको ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो 36 भी करवाने लायक नहीं, बट फिर भी करवा देते हैं। 36 में क्या कह रहा है कि 5a 13b बराबर 7c है, तो a b c का मान ज्ञात करो। तो कर लेते हैं ना, a b c। तो देखिए आपको डायरेक्ट कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, कि ये 5 जो है वो a की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप समझो, ये 5 a की वैल्यू नहीं है। a की वैल्यू क्या होगी जो इसके इक्वल होगी, यानी कि 13 जो है यहाँ पे a की वैल्यू है और b की वैल्यू कितनी है वो 5 है। समझ में आया यहाँ पे। तो ऐसे आपको देखना है। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 13 और b की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है यहाँ पे 5 लिखी है। अब ऐसे इस केस में यहाँ पर b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू कितनी है 13 है, तो b के नीचे मैंने लिख दिया 7, c के नीचे मैंने लिख दिया 13। ठीक है, तो ये अनुपात में है। आपको पता है अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। सिंपल तरीका है कि जो यहाँ पे आपके सामने हैं, इसके सामने वाली संख्या आप यहाँ लिख दीजिए 7 और इसके सामने यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब इनको आप आपस में गुणा कर देंगे। 13 सतह कितना होता है 91 होता है, 5 सतह कितना होता है 35 होता है, 13 पंजे कितना होता है यहाँ पे 65 होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है, ऑप्शन ए। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 37 है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिधि निकालें। तो त्रिभुज की परिधि तो सबको पता है, सभी भुजाओं का जोड़। त्रिभुज है तो 3 ही भुजाएं होंगी। अब यहाँ पर बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है √3/4 a²। इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 9√3 दे रखी है जी। तो √3 से आपका √3 कैंसिल, 4 इधर जाके 9 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा a² = 9 चौके 36। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। करेक्ट है। परिधि पूछी है त्रिभुज की, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 6 को आप डायरेक्ट क्या करना है 3 से गुणा कर देना है। 6 तिया कितने होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, 6 तिया 18 और ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट है जी। अब बढ़ते हैं 38 पे। एक कंपनी का लगातार 13 साल का औसत राजस्व 82 लाख रुपए है। यदि पहले 7 साल का औसत 77 लाख रुपए है और अंतिम 7 वर्षों का औसत 89 लाख रुपए है, तो 7वें वर्ष राजस्व का अंतर ज्ञात करो। यानी कि 7वां वर्ष आपको बताना है कितने का राजस्व हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर आप 8वें सेट पे पहुंचे तो आपने 7वां सेट भी जरूर सॉल्व किया होगा।
और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें बस रकम चेंज है। तो मैं आपको हल्का सा बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको क्या करना है कि बोला है कम लगातार 13 साल का औसत 82 लाख रुपए है, कि यदि मैं 13 को 82 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा कुल लागत आ जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है पहले 7 वर्ष का जो है 77 लाख है, तो आपको क्या करना है 7 को 77 से गुणा करना है, यहाँ पर जो संख्या आएगी आपकी। फिर बोला है अगले 7 वर्षों का 89 लाख रुपए है, तो अगले 7 को आपको 89 से गुणा करना है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी इन दोनों का आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 7 कितने होते हैं, ये 14 संख्याओं का कुल आ जाएगा। ठीक है। यानी कि आपको पता है एक संख्या इसमें 2 बार ऐड हुई है और हमको 13 को पता है टोटल इतना है। तो इन दोनों को जोड़ के जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है आपको इसमें से माइनस कर देना है बस। ठीक है। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा 96 लाख रुपीज़। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट करके बताऊंगा थोड़ा सा। डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है ना। तो पहले का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। अब देखिए 7 7 कितना होता है, 49 होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। कुछ मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पे, 7 9 63, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। तो देखिएगा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा, और 7 9 करेंगे 63, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। अब इस 9 को 3 से आप जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। अब 12 में से आप 6 घटा देंगे यूनिट डिजिट, तो कितना लास्ट का यूनिट डिजिट बचेगा, 6 बचेगा। तो आपके आंसर में भी जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन सी 96 लाख रुपीज़। बट ये आपको तभी ट्राई करना है जब आप देखेंगे कि ऑप्शन सभी के यूनिट डिजिट डिफरेंट हैं। ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुणे से 19/2 अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो व्युत्क्रम आपको पहले समझा दो थोड़ा सा केस, अगर किसी को नहीं पता तो, कि मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या x है, अगर मैं बोलूँ इसका व्युत्क्रम, तो वो इसका अपोजिट हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है। ये होता है व्युत्क्रम। तो देखिएगा कि ऑप्शन से हम चूज़ करेंगे, मान लीजिए हमारे पास संख्या क्या है, 10। अब 10 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/10 होगा। बट व्युत्क्रम का 5 गुना बोला है, तो इस 1/10 को हम 5 से भी गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, इसको गुणा करने के बाद 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ अब, कि 10 माइनस 1/2 करने के बाद हमारा 19/2 आना चाहिए। तो हमारा आंसर ये 10 सही होगा। नहीं होता तो हमको कोई और ऑप्शन चेक करना पड़ता। तो 10 दूनी 20, तो इसको सोल्व करेंगे तो 19/2 ही आएगा। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 40। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। तो देखिए पासिंग जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 36% हैं, इज़ इक्वल टू, अब ये पासिंग मार्क्स है तो यहाँ पे भी हमको पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, है ना, तभी तो बराबर होंगे। तो देखिए उस लड़के क्या कि उसने 53 अंक उसको मिले और वो 37 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं उसको 37 अंक और दे देता तो वो लड़का पास हो जाता। ठीक है, पूरा पास हो जाता। तो 37 जोड़ेंगे, इसमें कितना आएगा, 6 और 3 9, यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी पास का वैल्यू है और ये भी पास का वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के इक्वल कर दो आप। अब हमको अधिकतम अंक निकालने हैं, यानी कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है 90/36 होगा। 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 एकम 9, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 9 चौके 36, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25, और 25 दूनी कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 250 आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, ऑप्शन ए बी आपका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे 41 कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। तो ये वाला प्रश्न भी आप ऑप्शन से ही कर सकते थे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बेसिक लगाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप इसको ऑप्शन से भी ईजिली कर सकते थे कि ऑप्शन ए अगर चूज़ करो जो कि आपका आंसर है, तो उनके वर्गों का योग आपका 145 होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 145 होगा।
तो ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई कर रहा था, आपका आंसर ऑप्शन ए होना था। 42 है, एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियाँ बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखना है आपको कि आपके पास जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, कि दोनों तरफ ही बेचने पर और यहाँ पर भी बेचने का ही जिक्र हो, तो आपको क्या करना है, जो बाद वाली वैल्यू है 7, इसको आपको एज इट इज़ रखना है। अगर दोनों तरफ ही बेचने और बेचने की बात कर रहा है तो ठीक है, और यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है, तो ऐसे केस में इन दोनों का आपको डिफरेंस ले लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 17 में से 7 गए 10, और आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से 70% आ जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे क्या होता, हानि हो रही होती कि एक दुकानदार 17 ओमेगा घड़ियाँ बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री की कीमत के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तब लाभ प्रतिशत नहीं होता, तब होता हानि प्रतिशत। ठीक है, तो आप क्या करते, 7 तो आप एज इट इज़ लिखते जो बाद वाली वैल्यू है, तब आप इनको जोड़ देते। ठीक है, इनको जोड़ने के बाद आपका कितना बन जाता, 24 बन जाता। फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर हानि वाला केस होता तब आपका राइट आंसर आ जाता। ओके, तो उम्मीद करूँगा दोनों चीज़ें आपको समझाई हैं मैंने। आप बेसिक से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक समझनी पड़ेगी। और आर्मी में तो आपके लाइन टू लाइन ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है 44 कि एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपये हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये का एक नोट है। ठीक है, आपके पास 1 रुपये का 6 नोट है, तो आप क्या करेंगे, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास टोटल 6 रुपये हो जाएंगे, ये रुपये हो जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे 30.8 रुपये दे रखे हैं, यानी कि ये हमको नोट दे रखे हैं इस प्रकार के, और ये इनकी संख्याएं दे रखी हैं। अगर मैं इनको इनके साथ ऐसे ऐसे गुणा कर दूं तो हमारा कुल रुपये हो जाएंगे, वो है ना, कुल रुपये के बराबर हो जाएंगे। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, करके बताता हूँ आपको। तो देखिएगा, 1 रुपये के नोट हैं, 50 पैसे है तो इसको भी रुपये में बदलेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 होगा। ये 10 पैसे हैं, इसको भी रुपये में बदलूंगा तो क्या होगा, 1/10 होगा। चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि 50 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो मैंने भाग करना है, ऐसे यहाँ पर मैंने 100 से भाग किया इसको। ठीक है, अब ये क्या है, 6:3:2 के अनुपात में है। तो अभी मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूँ, क्योंकि ये 1 रुपये का नोट है, अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूँ तो ये टोटल 6 रुपये हो जाएंगे, और हमको टोटल रुपये 30.08 दे रखा है। तो फिर इसको आपको क्या करना है, इसका कंपोनेंट 3 है, इसको 3 से गुणा करिए, इसका कंपोनेंट 2 है, इसको 2 से गुणा करिए। ठीक है, तो इसको गुणा करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/5 आएगा, क्योंकि ये 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी, 6, 3/2 और 1.5। तो इसको मैं रफ करता हूँ, अब मैं डायरेक्ट उसी पे पहुँचता हूँ कि 6 आगे कितना था भाई, 3/2 और 1.1/5। ठीक है, यही था। अब इसको आप जोड़ देंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, कुल रुपये आ जाएंगे। उम्मीद करूँगा समझ में आएगा। हमने सिर्फ अभी 2 स्टेप लिए हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया 10, है ना। अब यहाँ पे कितना आएगा, हमारा 60 आएगा। एलसीएम उम्मीद करूँगा एलसीएम तो लेना आता होगा, 2 पंजे 10 और 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 हो गया। तो ये हो गया आपका। इसको जोड़ेंगे 75 और 2 77, तो यहाँ पे 77/10 आया है, और हमको कितना दे रखा है, 30.08 दे रखे हैं। तो यानी कि ये 30.8 है, तो यहाँ पे 308 लिख दूँगा, क्योंकि 10 इधर जाके गुणा होगा, तो मैंने ऑलरेडी इसको काट दिया। अब चीज़ समझ में आई किसी को, यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो ये कटेगा किस पे, 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 8 88, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। हमको बोला है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है। कितनी है, यहाँ पे कंपोनेंट 3 है 50 पैसों के सिक्कों का। तो 4 को आप क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 4 तिया कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है और आज का लास्ट है कि एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, जिसका माप कोण 60 डिग्री है। उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका माप कोण 90 डिग्री है।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री की एक छोटी सी टर्म होती है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज़ किया था, वैसे इतना लेवल इंक्रीज़ नहीं है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते। यहाँ पे 90 डिग्री बीच में कोण होता है। अब सपोज़ कीजिए ये कोण आपका 30 डिग्री है, ये कोण आपका 60 डिग्री है। तो इसके अंदर जो आपका रूल लागू होता है कि जो 60 के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, √3a होती है। समझना इसको, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो होगी 2a, और जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, वो होगी a, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता कि 60 डिग्री की जो विपरीत भुजा आपको दे रखी है यहाँ पे 6√3, जिसकी वैल्यू होती है √3a, यानी कि √3a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, 6√3 दे रखी है। तो रूट से मैं रूट कैंसिल कर दूंगा, √3 से √3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आपको बोलना था जो 90 डिग्री के विपरीत भुजा उसकी लंबाई, तो 90 के विपरीत क्या होता है, 2a होता है। अब a अगर 6 है तो 2a कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन। उम्मीद करूँगा हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।